संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। संविधान की शपथ में आज का सवाल, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच क्या अब संपूर्ण लॉकडाउन ही इकलौता विकल्प है? देश में फिर से 4 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, वो भी 24 घंटे के भीतर। जाहिर है कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। अच्छा, कर्नाटक में तो वहां की सरकार ने 10 मई से लेकर 14 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। गोवा सरकार ने भी 9 मई से 23 मई तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। तो क्या कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता है? पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,14,188 नए केस और 3,915 लोगों की मौत। हफ्ते भर में तीसरी बार एक दिन में नए मरीजों की संख्या 4 लाख के पार गई। मेरे बाप का बच्चा, मेरी माँ भी नहीं है, हम अनाथ हो जाएंगे अगर बेड नहीं मिला हमें। रात से तड़प रहे हो, नहीं वो वही बेड में। कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ उनको, और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना किस कदर बेकाबू हो गया है। रोजाना आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन सूरत नहीं बदल रही है। बेबसी, लाचारी और बेचारगी के हालात थम नहीं रहे हैं। तो क्या अब देश में संपूर्ण लॉकडाउन ही इकलौता और आखिरी विकल्प है? असल में अब रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आने लगे हैं। 1 मई के बाद से अब ये तीसरा दिन है जब नए मरीजों का जो आंकड़ा है वो 4 लाख के पार गया है। ये आंकड़ा कहां तक जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं है। और हमारे देश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पहले ही चरमरा चुकी हैं। कुछ राज्यों ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा में 10 मई तक लॉकडाउन है। झारखंड में 13 मई तक लॉकडाउन है। कर्नाटक में 12 मई तक कोरोना कर्फ्यू है। महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ में 15 मई तक लॉकडाउन है। केरल और हिमाचल प्रदेश में 16 मई तक लॉकडाउन है। ओडिशा में 19 मई और राजस्थान में 24 मई तक लॉकडाउन है। गोवा में 9 मई से 23 मई तक 15 दिन का कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जहां लॉकडाउन है वहां किस तरह से अमल हो रहा है उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। बिहार के सुपौल में पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है, लेकिन लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं हैं। यूपी में 10 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। मुरादाबाद की तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ इसका किस तरह पालन हो रहा है। शिमला में हालांकि लॉकडाउन का असर दिख रहा है। आमतौर पर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार रहने वाले शिमला में सन्नाटा पसरा है। श्रीनगर में लॉकडाउन की तस्वीरें दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन 10 मई सुबह तक के लिए बढ़ाया गया है। आलम यह है कि अब रोजाना 4 लाख के करीब मामले सामने आने लगे हैं। 1 मई से अब तक ये तीसरी बार है कि एक ही दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। यह आंकड़ा और कितना बढ़ेगा इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम यह है कि वो पहले ही लड़खड़ा चुकी है। विशेषज्ञों की माने तो इस हालात को संभालने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाने जरूरी हो गए हैं। संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत अब देश के जाने माने डॉक्टर भी मान रहे हैं। अगर हमने केसेस कम करने हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस कम करनी है, डेथ्स कम करनी है, तो हमें एक एग्रेसिव लॉकडाउन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अब जो हमने पिछले साल सीखा था कि हमें कुछ लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेबरर्स की ध्यान रखने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए जिससे जिन लोगों को जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर पाएँ। एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो इफेक्ट ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन की मूवमेंट हो, चाहे और एसेंशियल सर्विसेज हो, उसका एक पूरा प्लान बना के एक एग्रेसिव लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, जिससे लाइव्स भी बचें और लाइवलीहुड में भी हम कुछ हद तक लोगों को सपोर्ट कर पाए। अब तक जिस तरह का भी कर्फ्यू या जो भी चीजें लगाई गई थी वो अभी तक नंबर्स को कम नहीं कर पाई हैं। नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इसलिए प्योरली एज ए डॉक्टर मैं इस समय जरूर रिकमेंड करूंगा कि हमें इन रेस्ट्रिक्शंस को हायर लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में ले जाने की जरूरत है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पिछली बार लॉकडाउन पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस ने भी इस बार लॉकडाउन की मांग उठा दी है। इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग अफेक्टेड हैं, तो अब उनको ये विचार करना चाहिए एरिया वाइज। तो चंद ये जैसा कि अभी हमारे सिंघवी साहब ने बताया,
जिन जिन एरियाओं में करना चाहिए वो देखकर करना चाहिए। लॉकडाउन कोई चाहता नहीं है। लॉकडाउन का सुझाव कोई राजनीतिक पार्टी या सामाजिक पार्टी या देश कभी नहीं कहता है। लेकिन जब आप खुद कहते हो बार बार जुमले के आधार पे कि जान पहले, जीवन पहले सबसे आता है प्रथम, तो मैं समझता हूं इसमें कोई झिझक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, राष्ट्रीय लॉकडाउन शब्द से या शब्दावली से मैं सहमत नहीं हूं। लॉकडाउन निश्चित रूप से लोकल होना चाहिए, प्रादेशिक होना चाहिए, उसके बाद रीजनल स्तर पे होना चाहिए, और अंततोगत्वा अगर कोई विकल्प नहीं है तो राष्ट्रीय लॉकडाउन की बात कर सकते हैं। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, देश में कारोबारियों के प्रमुख संगठन द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने हाल ही में एक सर्वे किया। उस सर्वे के मुताबिक 78.2% लोगों का मानना है कि देश में कोरोना के हालात बेकाबू हो चुके हैं। 67% लोगों ने पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन की पैरवी की है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल 2021 को देश के नाम अपने संदेश में लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताया था। देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताने की वजह भी थी। पिछले साल देश में जो 4 चरणों में कुल 68 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था, उसके नुकसान बहुत हुए थे। GDP गिरने से देश 40 साल में पहली बार मंदी के दौर में चला गया। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल-जून 2020 में GDP में 23.9% की गिरावट आई। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 23.52% पहुंच गई। 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। जाहिर है पिछला लॉकडाउन किसी बुरे सपने की तरह रहा है। ऐसे में सरकार के सामने ये बड़ी दुविधा है कि वो देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाए या फिर अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए लॉकडाउन से बचे। हालांकि भारत के सामने अमेरिका का भी उदाहरण है। अमेरिका कोरोना की 3 लहरों का सामना कर चुका है और अमेरिका दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में सबसे ऊपर है। इतने मानवीय समस्याओं से घिरे होने के बाद भी अमेरिका ने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगाया। लॉकडाउन के बगैर कोरोना से लड़ने के लिए अमेरिका ने क्या तरकीब अपनाई, जरा ये भी समझिए। अमेरिका ने कोरोना की टेस्टिंग पर बहुत जोर दिया। अमेरिका में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई। प्रति 10 लाख आबादी पर 13.53 लाख टेस्ट किए गए। अमेरिका ने अपने यहां जोरदार वैक्सीनेशन अभियान चलाया। अमेरिका अपने यहां वैक्सीन की 25.52 करोड़ डोज दे चुका है। अमेरिका में 31% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। तो अमेरिका में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन उसने कोरोना के जंग से लड़ने के दूसरे तरीकों पर बहुत ध्यान दिया है। भारत में लगभग अब तक 29 करोड़ टेस्टिंग हो पाई है। 10 लाख प्रति आबादी पर 2 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टिंग भारत में हुई है। वहीं कोरोना वैक्सीन की अगर बात की जाए तो 2 डोज महज 2% जनता को ही मिल पाई है। जाहिर है बड़ी आबादी, सीमित संसाधनों, इतनी कमियों और बड़ी चुनौतियों के बीच फिलहाल लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प दिख रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने आज दावा किया कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में कुछ सुधार दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई जिलों में केस बहुत कम हुए हैं। महाराष्ट्र में जो हम प्लेटो देखते हैं पूरे स्टेट में जो आया है, उसमें यदि हम देखें तो ऐसे जिले हैं विच आर ड्राइविंग दिस ट्रेंड डाउनवर्ड्स। फॉर एग्जांपल इन नासिक we had 38,000 cases which are now 25,000 cases. Thane again 35,000 has come down to 20,000. Mumbai has had a very steep decline of 48,000 to 10,000 now. Latur 11,000 to 7,000. Similarly Aurangabad, Jalgaon, Bhandara, Nanded again from 9,000 to 3,900. भागल और तो महाराष्ट्र में ये सब जिले हैं। बिहार में हम देखते हैं कि बाय एंड लार्ज इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन भागलपुर जिले में प्लेटोइंग है या फिर थोड़े केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन इन सरकारी आंकड़ों में देश के लिए राहत की कोई खास उम्मीद नहीं दिखती।
क्योंकि रोजाना नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम पहले ही घुटने टेक चुका है। इसलिए संक्रमण की चेन तोड़नी है तो फिलहाल लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता है। तो क्या फुल लॉकडाउन से ही होगा फुल कोरोना कंट्रोल? यही आज का सवाल है। अभी भी आप हमारे ट्विटर पेज पर जाकर एबीपी न्यूज के इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। संविधान की शपथ में अब बात कर लेते हैं उस मानसिकता की जो महामारी में भी जबरदस्त मुनाफे के अवसर ढूंढ रही है। जमाखोरी, कालाबाजारी में लगे हुए हैं ऐसे लोग। ऐसे ही ब्लैक मार्केट का धंधा दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चर्चित खान मार्केट में पकड़ा है, जहां से सांसों का सौदा हो रहा था, वो भी ऊंचे दाम पर। मुसीबत में घिरे लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर कुछ लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच जहां लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस भीषण आपदा में सांसों की कालाबाजारी से भी बाज नहीं आ रहे हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के 3 रेस्टोरेंट में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए, जिनकी संख्या है 524। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिन रेस्टोरेंट में रखे गए थे वो हैं खान मार्केट का टाउन हॉल रेस्टोरेंट, नेगेजू रेस्टोरेंट और खान चाचा रेस्टोरेंट। इसमें से खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट और नेगेजू रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा है, जो कि फरार है। राजधानी दिल्ली में जहां ऑक्सीजन की कमी से रोज सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, वहीं कुछ लोग इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को काला बाजारी करने से भी बाज नहीं आ रहे। जी हां, साउथ दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के इसी खान चाचा रेस्टोरेंट पर छापा मारकर यहां से 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कार्रवाई जारी है। करीब 524 कुल मिलाकर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो 2 दिन के अंदर बरामद किए जा चुके हैं। और जो ये रेस्टोरेंट है, इसके मालिक का नाम है नवनीत कालरा। वो आदमी जो पेज 3 की पार्टीज में अक्सर नजर आता है, काफी अच्छे कनेक्शंस है उसके, और उसी नवनीत कालरा की ये रेस्टोरेंट है। असल में कल लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए थे। इन लोगों से पूछताछ के बाद ही खान मार्केट के कुछ रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर छिपाए होने का सुराग मिला। नवनीत कालरा के खान चाचा रेस्टोरेंट में पुलिस को 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले। इससे पहले नेगेजू रेस्टोरेंट एंड बार है, वहां पर दिल्ली पुलिस ने इंफॉर्मेशन मिलने पर छापा मारा था। करीब 450 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। उसी के बाद जो 4 लोग वहां से गिरफ्तार हुए थे, उनमें से जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था हितेश, उससे पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला था कि जो टाउन हॉल एक रेस्टोरेंट और है इसी खान मार्केट में, वहां भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छिपाए गए हैं। वहां पुलिस ने छापा मारा, 9 कंसंट्रेटर वहां से बरामद किए और उसके बाद अब खान चाचा पर छापा मारकर यहाँ से 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पुलिस ने बरामदगी की। यहाँ पे रेस्टोरेंट है लोधी कॉलोनी में, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि अधिकतर रेस्टोरेंट अभी बंद हैं और सिर्फ टेक अवेज अलाउड है। तो इतनी भीड़ देख के उनको सस्पिशन हुआ, वो अंदर रेस्टोरेंट के चेक करने गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे 4 लोग और कुछ कस्टमर्स मौजूद थे और कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स थे और 32 कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा बेचे जा रहे थे। इसके बाद तुरंत हमने कार्रवाई मुनासिब समझते हुए एक केस दर्ज किया और जो 4 लोग वहाँ मौजूद थे उनसे पूछताछ की और उसके बाद ये पता चला कि इन लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अपने जो इनके ओनर्स थे उनके थ्रू इंपोर्ट करवा के फिर ये एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे, बहुत महंगे दामों पे ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लोगों को बेच रहे थे। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन से मंगाए गए थे। ये सभी कॉन्सेंट्रेटर मैट्रिक्स सेल्यूलर नाम की कंपनी ने मंगवाए थे, जिसके मालिक का नाम गगन दुग्गल है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को मनचाहे दामों पर बेचा जा रहा था। इन्हें खान मार्केट और लोधी कॉलोनी थाना इलाके के एक और रेस्टोरेंट में रखा गया था, वहीं से ही इनकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी और 3 से 4 गुना दामों में इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बेचा जा रहा था। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 25 से 30 हजार रुपए की कीमत के बीच थे और जिन्हें 50 से 70 हजार रुपए के दाम पर बेचा जा रहा था। ऑनलाइन इनकी बुकिंग की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने छापा मारा। इस मामले में पुलिस अब खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा की तलाशी कर रही है, जो फरार चल रहा है।
दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर कैलाश इलाके में भी एक गिरोह का भंडाफोड़ किया जो कि ऊंचे दामों पर मेडिकल इक्विपमेंट्स बेच रहा था। इनके पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 82 कॉन्सेंट्रेटर पाइप समेत बड़ी तादाद में दूसरे मेडिकल उपकरण मिले हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों सईद और मुकीम को गिरफ्तार किया है। महामारी में कालाबाजारी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दी गई, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक याचिका आई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है। इस आपदा की घड़ी में मजबूर लोगों से मुनाफा कमाने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसे दिल्ली से मरीज को लुधियाना पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस ऑपरेटर ने 350 किलोमीटर के लिए 1,20,000 रुपए वसूल लिए। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वाले हों या एम्बुलेंस वाले हों, हर कोई इस भीषण संकट के वक्त अपनी मोटी कमाई का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात भला क्या हो सकती है? सवाल हमारा आज का यही, क्या अब लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है कोरोना को काबू करने में? इस पर ट्विटर पर जो हमने पोल किया उसके नतीजे शो के आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही मेरी राय। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कोरोना की वो कहानियां जिन्हें देखकर आपको गुस्सा भी आएगा, आपको दुख भी होगा। जब देश में चारों तरफ कोरोना कहर ढा रहा है, ऐसे हालात के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में अवसर नहीं, मुनाफाखोरी तलाश रहे हैं। इंसानियत के इन दुश्मनों पर पुलिस और प्रशासन शिकंजा कस रहा है, लेकिन कालाबाजारी और लूटमार का ये खेल बावजूद इस सब के जारी है। दिखाते हैं आपको कोरोना के अलग अलग क्रूर चेहरों को दिखाती हमारी ये खास पड़ताल। सर बचा लो हमारे को, नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही, 3 दिन हो गए सर। सिलेंडर होता तो पापा बच जाते। कहते हैं मौत जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर इंसान जानता है कि उसे एक दिन मौत का मजा चखना है, लेकिन इन दिनों कोरोना की शक्ल में मौत जिस तरह लोगों को अपना निशाना बना रही है, उसने हर किसी को डरा दिया है। लोगों के बीच डर की एक वजह यह भी है कि कोरोना का इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है। देश के अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है, कहीं बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, और अगर अस्पताल में किसी तरह एडमिशन हो भी गया तो दवाओं की भारी किल्लत है। कोरोना के इस काल में कोरोना मरीज के लिए ऑक्सीजन भी एक दवा हो गई है, और यही वजह है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। एक तरफ बाजार में कालाबाजारी का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में लूटमार का खेल भी शुरू हो चुका है। यूं तो पूरे देश में कोरोना की लाखों क्रूर कहानियां यहाँ वहां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन कोरोना की ये कहानी तो आपकी आंखें भी नम कर देगी। कोरोना की ये शर्मनाक कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है, जहां रामा मेडिकल कॉलेज में भर्ती 23 साल के कोरोना मरीज नितिन का इलाज चल रहा था। लेकिन इलाज के दौरान जब 4 मई की रात को उनकी मौत हो गई, तो अस्पताल ने नितिन के शव को ही बंधक बना लिया। दरअसल अगले दिन 5 मई को अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृतक के पिता मनोज गोयल को 54,000 रुपए का बिल थमा दिया गया, और जब पिता ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि जब तक रुपए जमा नहीं करोगे तब तक मृतक का शव नहीं दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस मामले में हापुड़ के धौलाना के एसडीएम अरविंद द्विवेदी ने दखल देते हुए मृतक के इलाज का खर्चा देने की बात कही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन नहीं पसीजा और आखिरकार मृतक के परिजनों से 35,000 रुपए वसूलने के बाद ही शव उन्हें सौंपा गया। 10,000 को और जमा करने को कही, 20,000 उससे पहले जमा करवाए थे। और 4 तारीख की रात को बोले 11:30 बजे आपका बच्चा मर गया और आपका मोक्षडी में पड़ा, आप वहां से ले लो और 54,000 रुपये जमा करा दो। मैंने इधर उधर से जैसे तैसे करके 35,000 रुपये इन्हें और दिए। टोटल अमाउंट 65,000 रुपये मुझसे ले चुके हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा घर तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे सारे बर्बाद हो गए। मैं कहाँ जाऊँ? मैं यह हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मेरी सुनवाई की जाए। केंद्र और राज्य सरकारें भले ही अस्पतालों में इलाज के लिए एडवाइजरी जारी कर रही हैं, लेकिन अस्पतालों में लूट और संवेदनहीनता की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। कोरोना की ऐसी ही एक कहानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के सोनारे नर्सिंग होम की भी है, जहां 2 दिन पहले भर्ती कराए गए कोरोना संक्रमित शिक्षक सर्वेश त्राधारे की मौत हो गई। मृतक की बहन सोनल मालवीय के मुताबिक सोनारे नर्सिंग होम ने आईसीयू वार्ड में एडमिट किए जाने के एवज में उनसे 1,20,000 रुपए जमा करने की बात कही थी, जिसके बाद जैसे तैसे परिजनों ने 50,000 रुपए अस्पताल में जमा करा दिए। लेकिन दूसरे दिन जब परिजन अस्पताल पहुंचे
तो मरीज आईसीयू की जगह कैजुअलिटी वार्ड में एडमिट मिला। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने बाकी पैसे देने की बात कही। जैसे तैसे परिजनों ने 60,000 रुपए भी जमा करा दिए थे, लेकिन सर्वेश को बेहतर इलाज नहीं मिल सका। बाद में उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनकी मौत हो गई। इंसान की जान मायने रखती है। पहले आप उनसे पैसे लो, लेकिन पैसे पहले एडमिट करो पेशेंट को, जो प्रोसेस होती है आप वो करो। आपको कोई ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी जान इंसान लेके जाता है तो वो अपने लाश को बेच के भी आपका पैसा देगा, लेकिन पैसा देगा। इतनी मानवता दिखाइए छिंदवाड़ा वालों। कोरोना के इस काल में जहां अस्पतालों में लूटमार जारी है, वहीं अस्पताल के बाहर दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी समेत देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण इस कदर फैल चुका है कि अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। खास बात यह है कि कोरोना मरीज सीरियस कंडीशन में ही अस्पताल में भर्ती किए जा रहे हैं, जहां ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की कमी उनकी जान ले रही है। वहीं जो मरीज घर पर इलाज करा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत मार रही है। ऑक्सीजन की जब प्रॉब्लम हुई तो हम लोग ऑक्सीजन के लिए भागे, इधर उधर दौड़े, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली। दिल्ली और यूपी के कई शहरों का यही हाल है। दिन भर गैस प्लांट के बाहर खड़े रहने के बावजूद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं और गैस ब्लैक में बेची जा रही है। मुरादाबाद की तरह ही मेरठ की ये तस्वीरें भी ऑक्सीजन की कमी न होने के सरकारी दावों की पोल खोल रही है। मेरठ जिले में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर कोरोना मरीजों के तीमारदारों को 10 से 12 घंटे लाइन में लगने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक घंटों घूमने के बाद भी ऑक्सीजन को लेकर लोगों के हाथ खाली हैं। 7 बजे से खड़ा हुआ हूँ, सारे सिलेंडर पता नहीं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर हमारे सिलेंडर से रखने के लिए तैयार नहीं है। 8 बजे से 8 बजे से लगे हुए हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 3:30-4 बज रहे हैं। गैस नहीं मिली? नहीं। मैंने हमारी आंखों से देखा, 2 गाड़ी उतरी हॉस्पिटल में और बंदा कह रहा है जी सिलेंडर लाओ। कहाँ जाएगा आदमी? मरने को छोड़ दे वो बूढ़ी अम्मा को। ऑक्सीजन के अभाव में लोग अपनों को खो रहे हैं और ऐसे ही जरूरतमंद लोग 500 रुपए में बिकने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 रुपए तक में खरीद रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी की ऐसी ही क्रूर कहानी यूपी में सामने आई है। अलीगढ़ के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट राधा इंडस्ट्रियल गैस में जिला प्रशासन ने जिन लोगों को ऑक्सीजन वितरण की जिम्मेदारी सौंपी थी, वही लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने लगे। दरअसल डीएम अलीगढ़ ने राधा इंडस्ट्रियल गैस प्लांट से ऑक्सीजन वितरण के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को प्रभारी बनाया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने पीयूष साराभाई नाम के बाबू को ये जिम्मेदारी सौंपी, जिसने अपने 2 गुर्गों समीर और दीपक को प्लांट में तैनात कर दिया। आरोप है कि पीयूष, समीर व दीपक की तिकड़ी ऑक्सीजन प्लांट से ट्रक भर भर के ऑक्सीजन की सप्लाई नॉन कोविड अस्पतालों को करने में लगे। प्लांट के बाहर लाइन में ऑक्सीजन के लिए खड़े लोग परेशान होते रहे, लेकिन प्लांट के अंदर ऑक्सीजन बंदर बांट का खेल चलता रहा। ये मामला तब खुला जब प्लांट की मालिक आस्था अग्रवाल ने थाना जवा में कालाबाजारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पीयूष साराभाई जी आए थे मेरे प्लांट पे, जो उन्होंने अपॉइंट किए थे वो ठीक था। उन्होंने अपने 2 फ्रेंडों को बुलाया। फ्रेंडों को बुलाने के बाद बोलते हैं कि ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए आए हैं यहाँ पर। मैंने कहा इट्स ओके, अगर आप मैनेज कर रहे हो। बोले कि मैं सिर्फ समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, समाज सेवा करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर लीजिए। धीरे धीरे सर उनका समाज सेवा का जो रूट था सर वो चेंज हो गया। वो बोलने लगे मुझसे कि नहीं, मुझे तो इसमें 50% पार्टनरशिप चाहिए। जब हम 24 आवर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारा भी तो कमीशन उसमें सेट होना चाहिए। मैंने कहा ये तो मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। इन्होंने 11 बजे से लेकर सर 2-3 बजे तक मैं नहीं रहती थी यहाँ पे, क्योंकि नाइट में मैं अपने घर चली जाती थी। तो सर मुझे काफ़ी लोगों से पता चला, मेरे स्टाफ से भी पता चला कि नॉन कोविड हॉस्पिटल जहाँ मेरे को सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर नहीं है सप्लाई करने का, वहाँ की गाड़ियाँ ये लोग बुलाते थे और उसके बाद उनको गाड़ियों को लोड कराते थे और मनमाने पैसे अपने लेते थे। कोरोना के इस काल में जब लोग एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे हालात के बीच यूपी से लेकर दिल्ली तक कालाबाजारी का खेल जारी है। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर कैलाश इलाके में रेड डालकर मेडिकल इक्विपमेंट बेचने वाली टीम का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 82 कॉन्सेंट्रेटर पाइप, 3,486 थर्मोमीटर्स, 263 डिजिटल गन थर्मोमीटर्स, 684 ऑक्सीमीटर्स और 10 नेबुलाइजर बरामद किए हैं। जाहिर है जब लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना काल के ऐसे गुनहगार पैसा कमाने के लिए कालाबाजारी के दलदल में घुसे हुए हैं। कोरोना की ये कहानियां बेहद ही क्रूर हैं।
देखिए, कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। मुश्किलें उस घर से शुरू होती हैं जहां कोरोना का मरीज है, फिर अस्पताल में मारामारी, और अब सामने ये आ रहा है कि दवा और ऑक्सीजन की जमकर कालाबाजारी हो रही है। देश भर से इन दिनों कोरोना की ये दर्द भरी कहानियां सामने आ रही हैं, किसी का भी दिल दहला सकती हैं। लेकिन हमारी इस खास रिपोर्ट में अब कुछ उम्मीद जगाती कहानियां जो आपको देखना जरूरी है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन। मेरे ससुर जी तो खत्म हो गए, सास की सांसें चल रही हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की काली बाजारी चल रही है। अब पर्सनल गाड़ी आ रही है, सिलेंडर लेके जा रही है, लेकिन हम धूप में लाइन में लग रहे हैं, हमें कोई सिलेंडर नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा परेशान है मेरा भाई, और ऑक्सीजन कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रही है। ये देखो कंसंट्रेटर, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? ये देखो, ये तो होटल में दुकान खुला हुआ है। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी मौत से जंग लड़ रही है, वहीं अस्पताल के बाहर कालाबाजारियों के खिलाफ भी एक जंग चल रही है। कोरोना के इस काल में जहां कोरोना मरीजों के परिजन स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली से बेहाल हैं, वहीं दूसरी तरफ दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी का भी शिकार हो रहे हैं। कोरोना की ये वो कहानी है जो हमारे समाज और सिस्टम के क्रूर चेहरे को सामने ला रही है। राजधानी दिल्ली हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, देश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं। अगर किस्मत से बेड मिल भी जाए तो ऑक्सीजन की किल्लत है, और ऑक्सीजन के चंद घूंट मिल भी गए तो फिर दवाओं के लाले पड़े हैं। ऊपर से दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी ने बीमारों से ज्यादा परिजनों को परेशान कर दिया है। बिहार के हाजीपुर में भी पुलिस ने सांसों की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। प्रशासन की छापेमारी में कई ऑक्सीमीटर और करीब 50 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। ये कहानी सिर्फ हाजीपुर की नहीं है, बल्कि देश के कई शहरों से कालाबाजारी की ढेरों कहानियां सामने आ रही हैं। लेकिन कोरोना के इस काल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना मरीजों के लिए संकटमोचक साबित हो रहे हैं। ये कहानी राजस्थान के कोटा के 5 युवाओं की है, जिन्होंने अपनी लग्जरी कार को ही एम्बुलेंस बना दिया है ताकि ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों को राहत मिल सके। 3-4 गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं ऑलरेडी, पर घर घर जाके हम सेवा कर रहे हैं। जैसे कॉल आता है, कहीं स्टेशन से भी आता है, तलवंडी से भी आता है, पर वहाँ जितना हो सकता है जा पाते हैं, बाकी तो विज्ञाननगर तो हम कर ही रहे हैं। कोटा के चंदेश गोहिजा गाड़ियों का सर्विस सेंटर चलाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब उन्होंने कोरोना मरीजों को बेड और ऑक्सीजन के लिए भटकते देखा, तो साईं मित्र मंडल के अपने 4 दोस्तों आशीष सिंह, भरत समनानी, रवि कुमार व आशु कुमार की मदद से लग्जरी कारों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। कोरोना के इन योद्धाओं ने कोटा के साईं चौक में 3 लग्जरी कारों को खड़ा कर एक आपातकालीन अस्पताल बना दिया है। जिन मरीजों को अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, वो यहाँ आते हैं, जिन्हें कार में लिटाकर ऑक्सीजन लगाई जा रही है। गाड़ियों में एम्बुलेंस बनी हुई है, मरीज को आगे बिठाते हैं, पीछे सिलेंडर लगाते हैं। कल भी यहाँ पे ही पास में एक मरीज थी, तो उनको 2-3 घंटे के लिए लगाया, फिर वहाँ पे यहाँ से सुधा तक छोड़ के हम। कोरोना काल में उम्मीद जगाती ये कहानी अकेली नहीं है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की गई है। नोएडा के सेक्टर 37 में बोटेनिकल गार्डन स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में शुरू की गई इस लंगर सेवा में कोरोना मरीजों को जरूरत पड़ने पर कार में ही ऑक्सीजन दी जा रही है। जाहिर है, लोगों को सांसें देने वाले ये लोग किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं, और वो लोग भी जो कोरोना के इस काल में कोरोना मरीजों का ख्याल रख रहे हैं। कोरोना की ये कहानी महाराष्ट्र के नागपुर की है, जहां जमशेद सिंह कपूर लंगर ऑन व्हील चला रही हैं। कोविड के दिनों में जहां होटल बंद रहते हैं, लोगों का रोजगार जा चुका है, लोग बेरोजगार होकर रास्तों में भटक रहे हैं, ऐसी हालत में उनको यह लंगर सेवा के माध्यम से मैं राहत पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कोरोना के चलते ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग मरीजों को इलाज के लिए शहरों के अस्पतालों में ला रहे हैं, लेकिन होटल और भोजनालय बंद होने की वजह से ऐसे लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। और ऐसे हालात के बीच जमशेद सिंह लंगर ऑन व्हील्स चला रहे हैं। जमशेद दिन में 3 बार अपने हाथ से पौष्टिक दाल खिचड़ी बनाकर भूखे लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। कोरोना के इस काल में एक तरफ लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले ऐसे फरिश्ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सांसों के सौदागर और कालाबाजारी करने वाले शैतान भी हैं। जाहिर है, कोरोना की ये कहानियां इंसान के लिए एक बड़ा सबक भी है।
संविधान की शपथ देखा आपने। सवाल हम आज ये लेकर आए कि क्या अब लॉकडाउन ही कोरोना पर काबू पाने का इकलौता विकल्प है? इस सवाल पर जो आपकी राय है टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 71% लोगों का मानना है कि हाँ बिल्कुल लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है जिससे कोरोना काबू में आ सकता है। और आज शो के बाद मेरी राय बहुत साफ है। देखिए, कोरोना को काबू करना है तो संक्रमण की चेन तोड़नी होगी और उसके लिए फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। संविधान की शपथ में आज इतना ही।